डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। हमारा मकसद होता है कि इन विषयों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दें और साथ ही एक आपको मंच मिले जहां आप अपनी बात सीधे रख सकें और उनका तुरंत समाधान भी हो। इसीलिए ये कार्यक्रम एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, यानी जो भी आपके सवाल है वो आप सीधा हम तक पहुँचा सकते हैं। कॉल के माध्यम से व्हाट्सएप सवाल भेज सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़े उससे पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज हम किन विषय पर बात करने वाले हैं। तो नजर डालते हैं आज के हेलो किसान के विषय पर। तो पहला विषय किसानों के लिए कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण की सुविधाएं, और साथ ही हम बात करेंगे मृदा की जांच एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पर। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे वैज्ञानिक लैब में काफ़ी मेहनत करते हैं, नई नई तकनीक विकसित हो रही है कृषि के क्षेत्र को विकास की धारा से जोड़ने के लिए। लेकिन अगर ये जानकारी ही किसानों तक नहीं पहुंचेगी तो कोई भी अनुसंधान, कोई भी प्रयास, कोई भी आविष्कार, उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, वो सार्थक नहीं साबित होगा। और यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है प्रशिक्षण और प्रसार का। तो कैसे हमारे किसानों को इससे लाभ हो सकता है? अगर किसान किसी इस विषय के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही जैसा कि हमारा दूसरा विषय है मृदा स्वास्थ्य यानी मिट्टी की जांच क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी बताएंगे। नंबर आप नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर 1800113061। तो उसी तरीके से अगर मिट्टी की जांच की बात करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि आज का समय ऐसा समय है जब हमारे किसान खेतों को खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कई तरह की चुनौतियाँ भी होती हैं अवसर के साथ साथ, इसीलिए किसानों को पूरा प्रबंधन करके चलना चाहिए। मिट्टी के पोषक तत्व बने रहें और उनकी पूर्ति सही समय पर सही मात्रा में होती रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे किसान मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान दें, उसका उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, इससे जुड़ी हुई सभी बारीकियों को समझें। और यही प्रयास होगा हमारा आज के कार्यक्रम में। आप अपने सवाल हमें कॉल करके और साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 8800520717। व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए लाइव रहेगा, यानी आप जैसे ही सवाल भेजेंगे वैसे ही आपके सवाल हम तक पहुंचेंगे और उनका तुरंत हम अपने विशेषज्ञों से जवाब लेंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फ़ोन नहीं है लेकिन आपके पास कंप्यूटर है, ऐसी सुविधा है, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com। तो तमाम रास्ते हैं हम तक पहुंचने के, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, जिसमें भी आप बेहतर समझ पा रहे हैं उसे आप अपना सकते हैं। टोल फ्री नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ईमेल है। अब बात करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञों के बारे में, जो कि अगले 1 घंटे तक आपके समक्ष रहेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। दोनों विषय पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण कुमार जैन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जो हमारा आज का पहला विषय है यानी किसानों के लिए प्रशिक्षण, उनके लिए जो हम प्रसार और विस्तार की बात कर रहे हैं। आप निदेशक हैं कृषि विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली में। और पहले विषय के बारे में जैसे हमने दर्शकों को बताया, तो इसे हम और बेहतर तरीके से समझेंगे, इससे जुड़े और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसे जानना बहुत ज़रूरी है। और वहीं दूसरे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर हरिराम चौधरी जी। सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। आप वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र नागौर राजस्थान से। और जो हमारा दूसरा विषय है मृदा की जांच एवं संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, इस पर हम आपसे बात करेंगे। जो भी हमारे दर्शकों के कॉल्स आएंगे उसका सीधा जवाब, आज के इस विषय से जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे उसका जवाब डॉक्टर चौधरी देंगे। तो जैसा कि पूरे कार्यक्रम के बारे में हमने आपको बता दिया कि आज विषय क्या रहने वाले हैं, विशेषज्ञों से भी आपकी मुलाकात हो गई। आगे हम बढ़ें, चर्चा की शुरुआत करें आपकी कॉल्स ने। उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं, उसका हमारे दर्शक अवश्य ध्यान दें ताकि समय बर्बाद ना हो और हम आपके सवालों को स्पष्ट रूप से सुन सकें। पहली बात तो ये, जब भी आप हमें कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में रहें ताकि आपकी आवाज़, आपकी बात पूरी तरीके से हम तक पहुँच सके, बहुत शोर ना हो। जब भी आप हमसे बात करें, अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ तक पहुँचाएं, उस वक्त टेलीविज़न को म्यूट कर लें। कई बार दर्शक ऐसे नहीं करते, उसमें बहुत समय बेकार हो जाता है। तो टेलीविज़न को म्यूट कर लें। जब जवाब हम दें उस वक्त आप टेलीविज़न को वापस से अनम्यूट कर सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है ध्यान रखेंगे इस बात का। टेक्स्ट मैसेज भेजें तो अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम और सवाल को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अब आते हैं आज के विषय पर। तो सर, जैसे कि हमने बात किया जो
किसानों के लिए कृषि प्रसार एवं प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि एक जो हमारे लैब से लैंड तक पहुंचने का जो एक सिलसिला होता है ये बहुत दक्ष होना चाहिए। आप भले ही कितने भी एक्सपेरिमेंट करें, कितने भी अनुसंधान करें, नई तकनीकें विकसित करें, लेकिन जब तक किसान तक नहीं पहुंचेंगी, किसान उसके बारे में नहीं जानेगा, वो ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा, तब तक उसका आपको फल नहीं मिलेगा या फिर वो बात बेकार है। मतलब वो आपके सारे एफर्ट, सारी मेहनत, उसका आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे इस विषय को समझें और आज के समय पर इस विषय पर कितना फोकस है, क्योंकि पहले तो इस पर चर्चा भी नहीं होती थी। देखो, हम कृषि विस्तार की जब बात करते हैं तो पहले समझना पड़ेगा किस कृषि विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी। जी। क्योंकि हम देखें कि कृषि ऐसी एक पद्धति है जो सबसे पहले विकसित हुई, जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं और धीरे धीरे हम कृषि करना सीखे। जैसे जैसे कृषि में कि थोड़ा सा उन्नति आती गई, धीरे धीरे उत्पादन बढ़ता गया, तो इसमें काफ़ी समस्याएं और चैलेंजेज और अपॉर्चुनिटी ये सब आने लगी। क्योंकि अब कृषि हम देखें, खासकर पिछले 20-30 सालों में देखेंगे तो कृषि में काफ़ी परिवर्तन आ गया। कृषि वो पहले वाली कृषि नहीं है जिसमें हम परिवार के भरण पोषण के लिए बस उत्पादन करते थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि किसान जो है अपने आप में एक प्रोड्यूसर है, एक बिजनेस है, एक व्यापार है उसका। तो उसी तरह से, क्योंकि अभी किसान क्या करता है कि इनपुट भी लगाता है, और इनपुट भी ऐसे लगाता है जैसे उत्पादन बढ़े, और इनपुट भी कॉस्टली इनपुट जिसमें काफ़ी उनकी लागत लगती है। तो किसानों को समय समय पर एक उचित सलाह की ज़रूरत पड़ती है। सलाह के साथ साथ उसको जो अनुसंधान केंद्रों पर, अनुसंधान संस्थानों पर जितने भी रिसर्च हो रही है, अनुसंधान हो रहे, उनको हम किसानों तक पहुंचाना है। तो ये कृषि विस्तार एक माध्यम है। साथ ही साथ जो किसान की जो समस्या है, जो उनकी समय समय पे प्रॉब्लम आती है, कोई कीट लग गया है या उसको मृदा में उत्पादकता, उसकी उत्पादक इतना नहीं बढ़ पा रहा, उत्पादकता उसमें नहीं आ पा रही, तो किसान को भी एक सलाह की जरूरत है, एक विशेषज्ञ से उनको जानकारी की जरूरत है। जी सर, जो हम प्रसार जो हम बात कर रहे हैं, कृषि प्रसार, इसे हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो ये कि किसानों को जागरूक करना, किसानों को जागरूक करना। और कृषि विस्तार की जब बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसा विषय है जिसमें कैसे सीखा जाता है, ये सिखाया जाता है। क्योंकि हमें क्या करना है कि वो जो भी नई तकनीकी आई उसको सीखना है, तो उसको कैसे सीखा जा सकता है, और साथ ही साथ जो सिखाने वाले उनको कैसे वो किसानों तक कैसे अच्छी तरह से पहुंचाते हैं, उसको भी सिखाया जाता है। तो इस तरह से कृषि विस्तार में हम जब बात करते हैं तो ये 2 वे अप्रोच है, ये अनुसंधान केंद्रों से किसानों तक और किसानों से अनुसंधान केंद्र, दोनों की वो साथ में आजकल इसमें जब से हम इनकम बढ़ाने की, आय बढ़ाने की बात करें, तो इसमें कई सारे नए आयाम धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। इसमें आयाम जुड़ गए कि कैसे हम कृषि को जो उद्यमी बनाएं, किसान को कैसे उद्यमी बनाएं, तो उस सभी विषय को भी आजकल बहुत ही ज़्यादा जानकारी की और कौशलता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए कृषि विस्तार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसे हम एक तरीके से कहें कौशल विकास तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप में जो स्किल्स हैं उसे और बेहतर करने का प्रयास ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता है। और प्रसार का मतलब यही है कि किसान को क्या चाहिए वो भी पता चले, और जो अनुसंधान हो रहे हैं, जो सरकार जिस रूट मैप पर चल रही है उसे किसानों तक पहुंचाया जा सके, उससे किसानों को जोड़ा जा सके। तो जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि ये 2 वे सिस्टम है, और जब दोनों तरफ से एक रास्ता खुला होता है तो चीज़ें और तेज़ी से आगे बढ़ती हैं। और यही प्रयास है कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाने को लेकर भी, कि आर्थिक रूप से भी हमारे किसान और बेहतर हों और बेहतर कर सकें। आइए देखते हैं, से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। किसान देश की रीढ़ है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए कृषि प्रसार और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। कृषि प्रसार में किसानों को खेती किसानी से जुड़ी सलाह और सूचनाएं दी जाती है, चाहे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कोई बात हो या फसलों में रोगों और कीटों से जुड़ी जानकारी देनी हो। सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर भी है, और स्वयं सहायता समूह और FPO से जुड़ना भी किसानों के लिए काफी मददगार साबित होता है। इनके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों को जरूरी जानकारी और प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं। किसानों को खेती की नई से नई जानकारी के साथ साथ प्रशिक्षण की सुविधा मिले, इसी को ध्यान में रखकर देश में जिला स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को न सिर्फ प्रशिक्षण देता है, बल्कि कृषि उत्पादन प्रणालियों के तहत
नई तकनीक, बीज व रोपण सामग्री तक मुहैया कराने में किसानों की मदद करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और किसानों के बीच कड़ी के रूप में भी काम करते हैं। ये केंद्र आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी में किसानों की ज्ञान व कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इतना ही नहीं, प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर किसान मेलों, कृषि प्रदर्शनियों, प्रौद्योगिक सप्ताह, मीटिंग, समूह चर्चा, सेमिनार, फसल दिवस, रेडियो टीवी पर चर्चा का आयोजन भी करते हैं। कृषि विस्तार संभाग की ओर से कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए प्रौद्योगिकी में मूल्यांकन, सुधार और प्रदर्शन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का पहला विषय। इससे जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए बात करते हैं हमारे आज के दूसरे विषय के बारे में, जो है मिट्टी का स्वास्थ्य और साथ ही पोषण प्रबंधन। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी मिट्टी की सेहत भी बेहतर हो, अच्छी मिट्टी हो और उसी के अनुसार ही आप उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, ताकि आप जिस परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं, वो आप प्राप्त कर सकें। हमारे किसान जी तोड़ मेहनत करते हैं खेतों में कि लहलहाती फसल मिले, लेकिन कई बार मिट्टी की सेहत के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती या फिर उचित प्रबंधन नहीं कर पाते, इसलिए उस तरह के परिणाम नहीं मिलते। तो ऐसा ना हो, यहाँ कहाँ आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है, किस तरीके से प्रबंधन करें, ये सभी बातें भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, डॉक्टर चौधरी? सर, मैं सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जी कि कृषि में जैसे संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए मिट्टी की जांच बहुत आवश्यक है। और मिट्टी की जांच के लिए तभी वो 17 पोषक तत्व, जिसमें अपन कहते हैं कि 17 पोषक तत्व होते हैं। मैं सबसे पहले किसानों को बताना चाहूँगा कि जैसे अपने मिट्टी के नमूनों के कैसे वो क्या विधि से अपना सकते हैं और किस प्रकार से उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले किसान को अपने एक हेक्टर खेत में कम से कम 15 से 20 जगह से वो मिट्टी की अपना सैंपल इकट्ठा करेगा और साथ ही उसमें ध्यान में रखना चाहिए कि किसान को 15 सेंटीमीटर की गहराई पे वी शेप में वो मिट्टी का नमूना लेगा और जिस प्रकार से उसको सभी प्रकार की जो मिट्टी के नमूने हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके और उसको अच्छे से मिला लेगा और मिलाने के बाद उसको 4 भागों में वो बांटेगा और 4 भागों में से जो 2 भाग हैं उनको हटा लेगा और बाकी जो 2 भाग हैं उनको अच्छे से मिला देगा। और इस प्रक्रिया को तब तक दोहराना है जब तक आधा किलो मिट्टी न बच जाए। और जब किसान उस मिट्टी को अपने जो ये कॉटन का कपड़ा है या फिर कपड़े की थैली है उसमें रखे और अपनी जानकारी पूरी डाले। उसमें किसान का नाम, मोबाइल नंबर, पता और आने वाले समय में वो कौन सी फसल लेने वाला है तो उसकी भी वो जानकारी उसमें रखें। और नज़दीकी अपने जो सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विभाग की जो सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, वहाँ पे अपना वो जमा करा सकता है और इस प्रकार से वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये और विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे कार्यक्रम में। और अगर आपके भी कोई सवाल हैं इन दोनों विषय से जुड़े हुए तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। फिलहाल बात करते हैं हमारे आज के इस दूसरे विषय के बारे में। इससे जुड़ी जो हमारी रिपोर्ट है उस पर डालते हैं नजर। अच्छी पैदावार के लिए खेत की मिट्टी का सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, लेकिन आपके खेत की मिट्टी कितनी सेहतमंद है और मिट्टी में मौजूद तत्वों की मात्रा जानने के लिए मिट्टी की जांच जरूरी है। बता दें, मिट्टी में फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व, कार्बनिक पदार्थ और जीवाणु पाए जाते हैं। सरकार भी मिट्टी की सेहत सुधारने पर खासा ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं।
मिट्टी की जांच के लिए आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है। इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। साथ ही फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी है। पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब है फसल के लिए जरूरी माने जाने वाले पोषक तत्वों को फसल में देना। पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए मुख्य रूप से 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों की जरूरत के हिसाब से पोषक तत्वों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला मुख्य पोषक तत्व और दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत पौधों को काफी कम मात्रा में होती है। इनमें आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा और कोबाल्ट आते हैं। रबी फसलों की ज्यादा पैदावार लेने के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी की उर्वरता पर भी अच्छा असर पड़ता है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और देखिए हमारे पास एक व्हाट्सएप सवाल भी आ गया है। हमारे दर्शक हैं अंकुर सहाय, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल सॉइल पीएच से है। अम्लीय क्षारीय मृदा में अंतर क्या होता है और अगर हम अपनी मृदा की जांच करवाना चाहें तो वे कैसे संभव होगा इसकी और ये भी कि मिट्टी इनकी जो अम्लीय है कि क्षारीय है, ये कैसे इसकी जांच करा सकते हैं? जब सबसे पहले किसान को जैसे कि इसका पीएच मान होता है अपने 1 से 14 तक होता है, और जो सामान्य जो मिट्टी होती है उसका जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 7.5 तक होता है। और जब 5.5 से 7.5 से कम यदि उसका पीएच मान होता है तो वो अम्लीय होती है, और जब इससे ज़्यादा होता है जो 7.5 से पीएच मान अगर ज़्यादा होता है तो फिर उसका पीएच वो क्षारीय मृदा में आता है। तो इसके लिए मैं अपनी जो मिट्टी है उसमें जो अपने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें जो पीएच मीटर है इससे इसका वो मापा जाता है कि उसमें वो कौन सी अम्लीय है या क्षारीय है या सामान्य मिट्टी है। तो इसमें जो सॉइल जो पीएच मीटर होता है उसमें लगभग 20 ग्राम सॉइल और 40 ml जो पानी होता है उन दोनों को मिलाकर आधा घंटे तक रखा जाता है और उसको अच्छे से सेकिंग किया जाता है, और उसके बाद जो उसकी रीडिंग ली जाती है ये पीएच मीटर के द्वारा रीडिंग ली जाती है, और उसी के आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि अपनी मिट्टी क्षारीय है या फिर वो लवणीय है। जी जी बिल्कुल। तो आज के 2 विषय हैं कृषि प्रसार और साथ ही प्रशिक्षण। इसके अलावा हम मिट्टी की जांच और पोषक तत्वों के प्रबंधन पर चर्चा कर रहे हैं। दोनों विषय से जुड़े हुए कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आपकी कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है?
नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं मृदा स्वास्थ्य की और साथ ही पोषक तत्वों के प्रबंधन पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा कृषि में प्रसार और प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो कि इसे आगे बढ़ा रही हैं, और इसके अलावा इस विषय की उपयोगिता आज के समय में क्यों ज़्यादा हो गई है, कौन से वो क्षेत्र हैं जहां इसकी आवश्यकता और अधिक महसूस की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। और आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, लक्ष्मण सिंह जी हैं। आइए इनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार लक्ष्मण जी, आप मध्य प्रदेश में कहाँ से बात करें, किस जिले से? जिला दमोह में। जी दमोह से। बताइए, सवाल बताएं। मैं मैडम ये था क्वेश्चन मेरा कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए क्या क्या लक्षण है, मतलब उपाय है, आप बताइए। जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें? देखो, मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जिसका अपना खेती में उसका उत्पादन बढ़ाने का भी एक ये है, जिसमें आवश्यक जो पोषक तत्व है उन्हीं के, जैसे आपने पहले देखा होगा कि 1970 के दशक में जो अपना जो ऑर्गेनिक जो जैविक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर, वो 0.5% से भी ज़्यादा हुआ करता था, और आज अगर देखते हैं तो 0.1 से 0.2 के बीच में ही वो जो जैविक कार्बन है। और लगभग भारत की जो मिट्टी है वो लगभग 90% जो मृदा है वो ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है उसमें। और इस प्रकार से जो आवश्यक पोषक तत्व है उसमें भी देखा गया है कि जैसे नाइट्रोजन जो मुख्य पोषक तत्व उसकी भी 92 के आसपास उसकी पोषक तत्वों की कमी है, डेफिसिट है अपनी सोइल में। और अगर फास्फोरस की बात करें तो वो भी 87 के आसपास उसकी भी कमी है। और जो पोटास की बात करें तो पोटास लगभग 71% तक उसका भी कमी देखी गई है। और जैसे अपने दूसरे जैसे पोषक तत्व कैल्शियम और जैसे मैग्नीज और सल्फर हैं, इनकी जो 40% के आसपास ही कमी पाई गई है। तो इसका कारण ये है कि जो किसान भाई है वो ज़्यादातर इस प्रकार से एक ही उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस कर रहे हैं, जैसे यूरिया और DAP का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। और भारत सरकार का भी सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र में जो सब्सिडी है वो उसमें ही अपने यूरिया पे आधी पूरे उसमें जा रही है। तो किसानों को अपनी जो खेती का जो उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन करें। इसमें आवश्यक जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है उनका प्रबंधन करना चाहिए। 17 आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं उसमें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें पानी और हवा से ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जो मुख्य पोषक तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये जो मुख्य पोषक तत्व इनको मृदा में मतलब पौधे को इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। और इसके बाद जो द्वितीय मुख्य पोषक तत्व है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये इस प्रकार से 8 जो अदर जो दूसरे अपने जो 8 जो मुख्य पोषक तत्व है जैसे कि अपना आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, इधर से मोलिब्डेनम है, बोरोन है और क्लोरीन है, निकल है। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनको संतुलित मात्रा में ही अपन प्रयोग करेंगे तभी किसान का संपूर्ण वो फसल का पूरे से पूरा लाभ ले पाएगा। और मृदा की जो आजकल जो उसकी जो क्वालिटी जो गुणवत्ता की जो खराब हो रही है उसमें भी सुधार होगा। और आने वाले समय पर जो टिकाऊ खेती जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की आज अपन बात कर रहे हैं वो लंबे समय तक ही तभी बन पाएगी जब अपन संतुलित उर्वरकों का फसल में उपयोग करेंगे। जी, एक कॉलर है अनुज सिंह हैं जिन्होंने बिहार के चंपारण से हमें फ़ोन लगाया है। अनुज जी बताएं क्या सवाल है आपका?
तभी बन पाएगी जब हम संतुलित उर्वरकों का फसल में उपयोग करेंगे। अनिल जी पहले टेलीविजन को म्यूट कर लें। हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध हेलो करते सर, हैं। मेरा सवाल है मैडम कि मुझे प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जाता है। मैंने कई बार ब्लॉक में गया, क्या प्रक्रिया है जो मुझे प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए? ठीक है, आप एक तरह से आपकी शिकायत है। सर कुछ पूछना चाहते हैं इनसे? जो प्रशिक्षण के लिए एक तो किस क्षेत्र में आप प्रशिक्षण करना चाहते हैं, किसी एरिया में, जैसे अनिल जी आप हमारे साथ बने हुए हैं? ये बताइए किस एरिया में क्या आप फ्रूट्स की, फलों की, सब्जी फलों की खेती करना अनिल जी चाहते क्या आप हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अभी? सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, या कोई फसल की जानकारी लेना चाहते हैं, या प्रशिक्षण, तो किस बारे में आपको प्रशिक्षण की जरूरत है? मुझे सर मत्स्य का प्रशिक्षण करना है और खेती किसान जो करता है पेंडी गेहूं इसका प्रशिक्षण करना है। तो देखो 3-4 एजेंसी, हाँ मैं आपको जवाब देता हूँ कि 3-4 ऑप्शन है आपके पास, विकल्प है जहाँ से आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। एक तो सबसे प्रमुख जो आपको सबसे नियरेस्ट जो आपके पास है वह है कृषि विज्ञान केंद्र। आप वहाँ जाइए, आपको प्रशिक्षण मिलेगा, और वहाँ जाकर आप किस एरिया में करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा मत्स्य पालन से रिलेटेड, तो आप वहाँ भी ले सकते हैं, और फसलों के बारे में ले। दूसरा, आपके आसपास कोई एग्रीकल्चर कॉलेज होगा, कृषि विश्वविद्यालय होगा, वहाँ पर भी आप जाकर कर सकते हैं। तीसरा, सबसे घर बैठे भी आप किसी बारे में सूचना लेना चाहते हैं तो हमारा किसान कॉल सेंटर है, जो 1800-11551 इस नंबर पर भी फ़ोन करके आपको कंप्लीट जो आपके एरिया से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेगी। एक चौथा एक और साधन है जो कि आजकल आत्मा स्कीम है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके थ्रू भी आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, और उसमें जो आपके एरिया के जो ब्लॉक लेवल पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो टीम होता है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजर, वहाँ जाकर आप उनसे भी बात कर सकते हैं। वो भी आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको प्रॉपर आपके आसपास कहाँ पर ट्रेनिंग मिल सकती है। जी, तो बिल्कुल ये भी अच्छा लगता है कि किसान अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। अगर कोई समस्या आ रही है तो भी आप हमें बता सकते हैं कैसे उस समस्या को दूर किया जाए, क्या समाधान हो सकता है, ये भी हम हेलो किसान के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हेलो किसान अभी जारी है। ब्रेक के बाद भी आपके कॉल्स लेंगे, आपके सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाएँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक का है, ये भी अब पक के तैयार होगी, ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो है। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है, और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठा
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात करें कृषि प्रसार और साथ ही प्रशिक्षण की। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित हो और कैसे आप पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन करें, इस पर भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दोनों विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप नंबर स्क्रीन से नोट कर सकते हैं, हम साथ साथ ही आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर है विक्रम, जिन्होंने हरियाणा के महेंद्रगढ़ से हमें फ़ोन किया है। आइए बात करते हैं। विक्रम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, बताएं सर, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है जी, मिट्टी के बारे में पूछना था। सारी अमलीय जो मिट्टी होती है उनको मतलब वो नॉर्मल करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक सर। हाँ, देखो विक्रम जी का जो सवाल है वो बहुत ही बढ़िया है। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे अपनी जो मिट्टी है, जो जैसे कोई क्षारीय ज़्यादा है तो उसका पीएच मान जो 8.5 से ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नॉर्मल करने के लिए अपने को जिप्सम की जो मात्रा है उसमें डालना चाहिए। और जिप्सम की मात्रा डालने के लिए उसका पीएच मान पे डिपेंड करता है अपने कितनी मात्रा में डालना चाहिए। जैसे अगर मिट्टी की 8.6 अगर उसका वो पीएच मान है तो लगभग 1.37 के आसपास उसमें टन जिप्सम पर हेक्टर डालना है। और यदि ये 9% के आसपास हो जाती है तो 2.5% के आसपास इसमें टन पर हेक्टर उसमें डालना है। और ये 10 के आसपास होती है तो उसमें जिप्सम की मात्रा लगभग आपके 4 से 4.5 तक उस टन पर हेक्टर तक अपनी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे अम्लीय जो मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी में अपन बहुत सारी दूसरी जो क्रॉप जो फसल हैं उसको हम काम में ले सकते हैं। जैसे कि जो सारी जैसे अभी जो डेचा है, जो सेसबेनिया एकुलेटा है, जैसे इनका नाम है। और जैसे एक फसल बोने से क्या है ना, जो उसकी अम्लीय जो है, जैसे कि आप धान अरे ज़्यादा बोने से क्या है वो मिट्टी लगातार उसका पीएच मान घटता जा रहा है। और उसमें अगर उसमें सारे बनाए रखने के लिए जो बुझा हुआ चूना है, उधर से आपका जो ऐसी फसलें हैं जिनको पीएच मान के को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे जो हरी खाद है, हरी खाद को भी अपन तैयार करके और उसमें मिट्टी में मिलाने से उसका जो बायोमास बढ़ेगा और उसका पीएच मान बढ़ेगा, जिससे वो जो मिट्टी की जो नॉर्मल है वो जो पीएच मान उसका नॉर्मल होगा और ज़रूर उसका अपनी खेती में उसका योगदान रहेगा। सर एक और व्हाट्सएप सवाल आया, मिट्टी से जुड़ा ही हुआ है, तो साथ ही साथ हम ले भी लेते हैं। ये इनका नाम बलदेव है, झारखंड से इन्होंने हमें ये सवाल भेजा है। और ये कहते हैं कि लाल मिट्टी में कौन सी फसल लगाना बेहतर रहेगा और किस टाइम पर? अगर लाल मिट्टी है तो किस फसल के लिए बेहतर है वो? देखो अपने भारत में सभी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी है तो लाल मिट्टी में जो अपने दक्षिण भारत में ज़्यादा पाई जाती है। और इसमें दक्षिण भारत में जो भी लाल मिट्टी है उसमें जो आयरन की जो मात्रा है वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि किसानों को उसका फ़ायदा मिलता है। और जैसे जो आजकल उसमें गन्ना भी बहुत अच्छा होता है, आलू और जैसी फसलें हैं, जो कंद वाली जो फसलें हैं, जो इसमें सैंडी क्ले सॉइल है, तो उसमें जैसे अपनी जो आलू वाली जो फसलें हैं, गन्ने वाली जैसी फसलें हैं, और जो कंद वाली जैसी दूसरी फसलें हैं, लहसुन है जैसी फसलें उसमें ले सकते हैं। और जो लेकिन उनको संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन तो उस मिट्टी में भी करना पड़ेगा। और ये अपने को तभी पता चलेगा जब वो उस मिट्टी की जांच करवाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो अब बात करते हैं हमारे आज के दूसरे विषय के बारे में, यानी कृषि विस्तार, प्रसार और प्रशिक्षण। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकनीक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कृषि के क्षेत्र को भी तकनीक से जोड़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ऐसे में कौन कौन सी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि प्रसार और ट्रेनिंग की आवश्यकता अधिक महसूस की जा रही है? जब कृषि विस्तार के कार्य क्षेत्र की बात करते हो तो 4 मुख्य क्षेत्र, एक तो सूचनाएं प्रदान करना, सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों साइड में, अनुसंधान केंद्रों से किसानों तक और किसानों से लेकर अनुसंधान सूचना। दूसरे जो मुख्य जो रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है किसानों की, वो इनपुट्स से रिलेटेड होती है। इनपुट्स की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, बीज कहाँ से मिलेगा, अच्छा बीज कहाँ से मिलेगा, फर्टिलाइज़र उर्वरक कहाँ से मिलेगा, मशीनरी कहाँ से खरीदनी चाहिए, सब्सिडी कहाँ से मिल सकती है, उसका क्या साधन है, कैसे सब्सिडी मिलेगी। तीसरी जो मुख्य आवश्यकता है किसानों की, वो विपणन से रिलेटेड, मार्केटिंग से, कहाँ से अपना जो भी उत्पादन हुआ वहाँ पर कहाँ पर सेल करें, कब सेल करें, कितनी मात्रा में करें, गांव में करें, शहर में करें, तो उस तरह की जानकारी
किसान को ज़रूरत पड़ती है। और लास्ट में जो प्रशिक्षण, जो एक क्वेश्चन भी आया था कि प्रशिक्षण हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, पर क्योंकि विस्तार का एक प्रशिक्षण पार्ट है, लेकिन प्रशिक्षण के थ्रू एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आत्मविश्वास डेवलप हो जाता है और वो उसको एक्चुअल व्यवहारिक रूप से किसान कैसे अपना सकता है और कैसे उसको खेत पर कर सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण। तो 4 मुख्य क्षेत्र है। अब सूचनाओं की बात करें कि किसान को सूचनाएं कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, उसके बहुत सारे संस्थाएं और साधन हैं। सबसे इम्पोर्टेंट साधन है, अगर एक हम ज़िले की बात करें तो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, तो उसमें भी 3-4 उनके मुख्य कार्य होते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों के। पहला तो उसका जो व्यवहारिक प्रशिक्षण की देने के और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एक मुख्य कार्य होता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है या कृषि से रिलेटेड कुछ एंटरप्राइजेज है उनकी आपको जानकारी चाहिए, उनको कैसे कर सकते उसकी जरूरत। दूसरा मुख्य कार्य होता है उनका फ्रंट लाइन डेवलपमेंट। कृषि विज्ञान केंद्र अपने यहाँ पर किसानों पर जो भी नई तकनीकी आती है, कोई नया बीज आता है या कोई उत्पादन की नई भी तकनीकी जो भी उसका एक उसको किसान कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पर उसको लगाता है, उसका प्रदर्शन करता है, किसान आके उसको देखते हैं। तीसरा मुख्य कार्य होता है कृषि विज्ञान केंद्र का, वो किसानों के यहाँ पर ऑन फार्म डेमोन्स्ट्रेशन लगाता है, किसानों के यहाँ जाकर अपनी टेक्नोलॉजी को ले जाता है, गांव के सारे किसान आकर उसको देखते हैं। तो ये उसका मुख्य कार्य होता है। और अंतिम जो मुख्य कार्य है वो ऑफकोर्स ट्रेनिंग है। साथ ही साथ आजकल जो किसान जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके लिए जो बाज़ार से रिलेटेड सूचनाएँ देना और मौसम से रिलेटेड सूचनाएँ प्रसारित करना, इस तरह का मुख्य कार्य भी होंगे। तो दूसरा साधन है जो किसान जो एडॉप्ट कर सकते हैं वह एटिक, जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र। ये करीब 40-42 हमारे पूरे भारत में, और एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ काम करते हैं। वहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई समस्या है किसान, उससे रिलेटेड जितनी भी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण प्रशासन का अरेंजमेंट वह करते हैं। तो इस एटिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीधा अनुसंधान केंद्रों से जुड़ने का एक साधन है किसानों के लिए। वहाँ पर एटिक में जाएंगे, वहाँ पर कंप्लीट जानकारी और तुरंत जो अनुसंधान की जानकारी उनको मिलती है। उसके अलावा जो तीसरा मुख्य जो सेंटर वह किसान कॉल सेंटर, जो 1551 जो हमें जो नंबर है वो टोल फ्री नंबर है, और ये सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक अवेलेबल होता है। किसानों को फ़ोन करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, और साथ ही 22 लैंग्वेज उसमें ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी। देखिए कई तरह के विकल्प हैं आपके सामने, बस प्रयास ये है कि आप भी उनका इस्तेमाल करें। अब एक कॉलर है, राजू हैं, जिन्होंने मैं राजस्थान से कॉल किया है। राजू जी से बात करते हैं। हेलो राजू जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जी मैडम सुन रहा हूँ। नमस्कार राजू जी, आप भोपालगढ़ राजस्थान से हैं जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम ये सवाल है कि मुझे इसके लिए प्रशिक्षण लेना है मैडम। किस चीज़ के लिए लेना है आपको प्रशिक्षण? ये खेती बाड़ी के बारे में। खेती बाड़ी में भी किस चीज़ का जानना चाहते हैं आप, किस चीज़ के बारे में? जैसे मैम ऐसा है, हमारे तो बरसात की सीजन से हम खेती करते हैं ना, तो उसके बाद में अब इधर है नहीं सुबह, तो हमारे तो उसमें क्या खेती में और क्या फसल? ठीक है, रेनफेड फार्मिंग की बात की, एरिड पार्ट से होंगे आप। तो एक्चुअली मैंने जैसा पहले भी बताया कि 3-4 मैंने सोर्स आपको बताया था। कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके पास में बीकानेर होगा तो वहाँ से एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एटिक भी है वहाँ पर, तो वहाँ से भी जोधपुर में है एटिक एक्चुअली, तो वहाँ से भी आप सूचना ले सकते हैं। किसान कॉल सेंटर है। उसके अलावा जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं और आपके आसपास एग्रीकल्चर कॉलेज भी डेफिनेटली होगा, और बीकानेर में है, जोधपुर में है, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सोर्स हैं। और आजकल एक जो और नया कंसेप्ट है और उसमें किसानों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, किसान उत्पादक संगठन FPO, उनके थ्रू भी आपको खासकर जो विपणन से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड या जो प्रोसेसिंग से जो प्रसंस्करण की जो हम बात करें उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी, अब बात करते हैं मृदा पर। तो सर अब मैं आपसे जानना चाहूँगी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है मृदा स्वास्थ्य का, और कई बार एक तो इनकी कमी के बारे में सीधा पता नहीं चलता है और नुकसान हो जाता है कई बार, और अभी भी जागरूकता की कमी है
सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेकर, इसके बारे में क्या बताएंगे? देखो, सूक्ष्म पोषक तत्वों की अपने जो 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं 17 में से, जो 8 प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनकी उतनी ज़रूरत है मिट्टी में जितने की मुख्य पोषक तत्वों की है। अब अपन बात करें जैसे कि अपने भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसकी आयोडीन अपन बहुत नमक के रूप में बहुत कम मात्रा में डालते हैं, लेकिन अगर उसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में देखते हैं उसके मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं होता है और बड़ों में भी देखते हैं तो वो गेंगा जैसा रोग हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो अपने सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से, जैसे कि आपका आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इधर से बोरोन है, निकिल है और क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, ये मुख्य पोषक तत्व जिनका मुख्य रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि अपन इनका जो एंजाइम में जो पौधे के अंदर जो एक्टिविटी होती है, उपापचय क्रिया की होती है और एंजाइमिक जो भी एक्टिविटी होती है उसमें भी जैसे कि बोरोन का ये एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र में बहुत आवश्यक है। जैसे कभी कभी किसान देखता है अपने आलू की फसल में वो काटता है तो काला निकल जाता है, तो इसका भी मतलब ये है कि जो आलू है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पहुँचा है और उसका कारण ये है कि अगर वो बोरोन उसकी मात्रा को पूरा करता है और उसको पूरा वहाँ तक पहुँचाता है। जी जी। इसी प्रकार अपन बालियों में, गेहूं की बालियों में भी देखते हैं कि जो बोरोन की कमी है तो उसमें पाया जाता है कि बालियां कभी कभी खाली रह जाती है, तो इसमें भी बोरोन की कमी है और इसके लिए बोरेक जो अपना बोरेक्स आता है जो 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के रूप में उसको छिड़काव करना जी जी जी। यानी सूक्ष्म पोषक तत्व उतने महत्वपूर्ण है, इनकी मात्रा भले ही कम होती है लेकिन जब इनकी कमी होती है तो काफ़ी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहें हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये लिए हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अब हम कार्यक्रम के अंतिम सेगमेंट में आ गए हैं, तो अगर अभी तक आपने अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचाए हैं तो आप ज़रूर अपने बात हम तक रखें, कॉल करें, ईमेल करें या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सर, बात करते हैं कृषि विस्तार और प्रशिक्षण की, तो इसमें हम जानना चाहिए कौन कौन सी मुख्य रूप से संस्थाएँ हैं जो किस दिशा में काम कर रही हैं? देखो, कृषि विस्तार का काफ़ी बड़ा बहुत सारी संस्था है और हम देखें कि हमारे पास करीब 115 इंस्टीट्यूट है पूरे भारत में। उसमें हम बात करें कि 66 मतलब 66 तो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर हैं। 12 नंबर प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट है, नेशनल ब्यूरोक्स है
और 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि राज्य की कृषि विश्वविद्यालय, उनके फिर बहुत सारे कॉलेज है। तो इस तरह से, और हम 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये बहुत बड़ा। और साथ ही साथ हम देखें 731 हम कृषि विज्ञान केंद्र है। तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क पूरे हर जिले में कृषि विस्तार का एक संस्था बनाई गई है, और कई लेवल पर बनाई है। कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा स्कीम है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो उनकी भी रीच ब्लॉक लेवल तक है। फिर ब्लॉक के बाद में भी वो उनके असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर होते हैं, और उनके बाद में भी फार्मर्स होते हैं, फ्रेंड किसान मित्र होते हैं। उस तरह के पूरा एक संरचना हम पूरे देश। साथ ही साथ हम बात करें कि जो विस्तार को सपोर्ट करने के लिए, और कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे इग्नू में भी बहुत सारी किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने छोटे छोटे कोर्स चला रखे हैं। सर्टिफिकेट इन पोल्ट्री फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, इस तरह के छोटे छोटे कोर्स और डिप्लोमा प्रोग्राम हमने चला रखे हैं। तो उसमें हम किसानों को, जो ग्रामीण युवा है, उनको एक कंप्लीट जानकारी देते हैं, कंप्लीट प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे वो अपना रोजगार लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे साधन पूरे हमारे भारत देश में हैं। एक और कॉलर है, विष्णु जी हैं, जिन्होंने राजस्थान से हमें फ़ोन लगाया है। आज राजस्थान से कई कॉलर्स हैं हमारे। बताएं सर, क्या सवाल है? हेलो विष्णु जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, नमस्कार। बताएं, सवाल बताइए सर। मेरा सवाल ये था कि जो बाजार में बीज की क्वालिटी इतनी सारी आने लग गई कंपनियों की, तो अच्छा क्वालिटी का बीज कौन सा होता है फसल के लिए? जी सर। देखो बहुत ही अच्छा है। किसी भी उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्वालिटी बीज का, जो उन्नत किस्म का जो बीज है, वो किसान तक पहुंचेगा, तभी उसकी उत्पादकता बढ़ती है। तो इसमें जो क्वालिटी के बीज हैं, क्योंकि आपको पता है कि बीज की 4 क्वालिटी के 4 कई भागों में उसकी क्लासेज होती है। जैसे कि उसमें बीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, ट्रिपल लेवल सीड होते हैं। जो बीडर सीड है, जो न्यूक्लियस सीड है, इसके पहले जो न्यूक्लियस सीड है वो ज़्यादा प्योर होता है और वो रिसर्च के रूप में ही काम आता है। जो बीडर सीड हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसका उत्पादन करते हैं, और उत्पादन से बीडर सीड से फाउंडेशन अपने को बीज प्राप्त होता है, और फाउंडेशन सर्टिफाइड सीड प्राप्त होता है। लेकिन ज़्यादातर अपने किसान जो यहाँ पे हैं, तो वो 90% लगभग भारत में जो भी बीज उत्पादन हो रहा है, वो लगभग ट्रू फुल लेवल सीड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो जो 5वीं पीढ़ी है, उसको बीज के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन वो एक सिलेक्शन टाइप से वो होता है। तो सर्टिफाइड सीड और फाउंडेशन सीड अगर किसान बोता है, तो उसकी जो गुणवत्ता है वो और ज़्यादा पाई जाएगी, और उसमें ज़रूर उसका ये होगा। तो किसानों से मेरा ये निवेदन है कि वो संबंधित जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो अनुसंधान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वहाँ से अपना बीज खरीदे। बिल्कुल। और हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से सर बताते रहते हैं कि प्रमाणित जगह से ही आप बीज लें। और अब तो कई सरकार की तरफ से पोर्टल भी चलाए जा रहे हैं, जिससे आप सर्टिफाइड बीज ले सकते हैं। और ये पोर्टल्स ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पर 2 वे, यानी आप अगर बीज उत्पादक हैं तो भी आप प्रमाणित करा के वहाँ भेज सकते हैं, और वहाँ से बीज प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का
हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। तो आज हम बात कर रहे हैं कृषि विस्तार और प्रशिक्षण की, और साथ ही जानकारी दे रहे हैं मिट्टी की उर्वरता को कैसे बेहतर करें। इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप मिट्टी की सेहत के बारे में जानें, उसकी जांच कराएं और पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन करें। अब सर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो सर सबसे डॉक्टर चौधरी, मैं आपसे जानना चाहूँगी चलते चलते कि कुछ और क्या जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आज के विषय से जुड़ी। देखो, जो संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन है, उसमें मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा कि जैसे अपनी मिट्टी का अगर स्वास्थ्य बनाए रखना है तो उसमें संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन करें, और संतुलित पोषक तत्वों का प्रबंधन करने पर ही हम जो आजकल जो आज देखते हैं अनाजों में वैसी ताकत नहीं रही है, जो पहले भी लोग कहते थे कि अनाजों में पहले जैसी ताकत नहीं रही है, और उससे कई बीमारियां भी देखी गई है। तो हमें अगर गेहूं में, अगर धान में अगर उसमें ताकत रहेगी, यानी उसका संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन होगा, तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रेंट होगा, और न्यूट्रेंट जब वो अपने मानव जाति के पास पहुंचेगा तो ज़रूर उसको अपने मानव स्वास्थ्य पे भी उसका फ़ायदा होगा। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे 4R होते हैं, जो राइट सोर्स है, राइट फर्टिलाइज़र आपको चुनना है, और राइट ही आपको उसकी क्वांटिटी डालनी है, और राइट टाइम पर और राइट मेथड पे डालनी है। तो ये जो मोटी मोटी बातें हैं जो किसानों को अपने पोषक तत्व प्रबंधन के दौरान रखनी है, और जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो हर किसान के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा मेरे किसान भाइयों से कि वो अपनी खेती बाड़ी को अगर उत्पादकता और टिकाऊ और सस्टेनेबिलिटी बनाना चाहते हैं तो वो इसको पोषक तत्वों का प्रबंधन उनको करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। सर, आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? देखो, कृषि विस्तार का किसानों को उपयोग करना बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा ढांचा है, क्योंकि हमने हमारी आमदनी बढ़ानी, हमारी उत्पादकता बढ़ानी है, तो आपको एक सही सूचनाएं आपके पास होना चाहिए, सही प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, सही जानकारी, और कहाँ से आपको ट्रेनिंग लगी थी, कहाँ से नई अवसर आ रहे हैं, और आपकी समस्या का कैसे समाधान तुरंत हो जाए, उसके लिए कृषि विस्तार जो हमारे संस्थान हैं उनका उपयोग करना चाहिए। और साथ में आजकल हम देख सकते हैं कि आप फिजिकली किसी से बात जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन के थ्रू बात कर सकते हैं, आप मोबाइल ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं, और हेलो किसान में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये भी एक कृषि प्रसार का एक साधन है और एक तरीका है। और हमारे कार्यक्रम में तो कॉल कर ही सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में तो आप कॉल ही कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का एक्सटेंशन ये भी एक तरीके का एक्सटेंशन है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी, आपका भी। सर, आपका भी। आप स्टूडियो में आए और दोनों विषयों के बारे में इतनी विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों की कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का हेलो किसान। आइए अब नजर डालते हैं अगले अंक का हमारा विषय क्या होगा। अगले अंक का हमारा विषय होने वाला है प्राकृतिक खेती, और साथ ही हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के ऊपर भी, यानी कृषि में सौर ऊर्जा का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें पहले से ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, वही ईमेल आईडी है जो कार्यक्रम के दौरान आपके लिए उपलब्ध रहता है, hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल हमारे कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हमारा हेलो किसान कार्यक्रम का कॉल सेंटर नंबर है 1800 113061।
सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें, अपने सवाल रिकॉर्ड कराएं, जो कि हम तक पहुंच जाएंगे और उन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और चलते चलते एक और जानकारी दे देते हैं कि अगर कहीं कोई जानकारी आप फिर से सुनना चाहते हैं आज के एपिसोड में जिसके बारे में चर्चा हुई है, तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, आप हमारे YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप हेलो किसान के आज के कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग भी आपके लिए होती है YouTube पर, और इसके साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम अच्छे लगे उन्हें लाइक अवश्य करें, और कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ इजाज़त लेंगे। हेलो किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। मन की बात